नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम अभय कुमार है और बहुत ही ऑसम प्लेटफॉर्म पे आप हैं। और समय जैसा बदल रहा है, समय के बदलने के साथ हमें तैयारी के तौर तरीके और टेक्नोलॉजी के माध्यम से बदलाव को भी अपनाना चाहिए। और लेकिन इतना बेहतर तकनीकी व्यवस्था किया गया है ताकि आप जैसे ऑफलाइन क्लास में जितने सूदिंग तरीके से, जितनी स्पष्टता से, जितनी एकाग्रचित्ता से आप पढ़ाई करते हो, उतनी ही अच्छी पढ़ाई आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो मेरे द्वारा एथिक्स का ये कोर्स जो है करवाया जा रहा है और लगभग जब से ये कोर्स इंडक्ट हुआ है, मतलब जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जब से आया है, यानी कि 2013 से लेकर अब तक, तब से मैं लगातार इस चैप्टर को पढ़ाता रहा हूँ और हमने इसमें साबित किया है। शुरू से लेकर के हिंदी माध्यम में हमने पढ़ाया, तो जो पहला बैच था 2013 का, संतोष कुमार रॉय, वो हिंदी माध्यम के टॉपर थे। उन्होंने 107 रैंक लाए थे, 100 मार्क्स उनके थे, उस समय के अच्छे मार्क्स थे 3 डिजिट में। वो मेरे विद्यार्थी रहे थे। उसके बाद लगातार राजस्थान से गंगा सिंह राजपुरोहित 33 रैंक 2016 बैच, है ना, हेमंत सती 2016 बैच, सभी के अच्छे मार्क्स 3 डिजिट वाले रहे। 130 नंबर लाने के हमने लाइनें लगा रखी हैं। बहुत सारे बच्चों को ये आया हुआ मार्क्स है। जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं ये कह सकता हूँ, चाहे वो किसी भी तरीके से किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हों, कोई ना कोई मेरी पुस्तक या मेरी कुछ ना कुछ किताबें, नोट्स या टेस्ट सीरीज के माध्यम से मुझसे जुड़ते हैं, तो मैं आपको एक कमिटमेंट करता हूँ। आज 20 अक्टूबर है ना, 2020 का, कोरोना का पीरियड चल रहा है, लेकिन मैं आपको अपना कोर्स प्रारंभ करने से पहले आपको वचन देता हूँ, मैं इस जीएस पेपर 4 में एक रत्ती भर का कमी मैं नहीं छोड़ूंगा। एक एक करके सारे सिलेबस के कंटेंट को बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से समझने लायक सूदिंग मटेरियल कंटेंट मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। ऐसे ही आपके वीडियो क्लासेस होंगे और इसमें आप क्वेश्चन आंसर का भी डिस्कशन हम लोग शामिल रखेंगे। जैसे 2013 से लेकर के अब तक 2019 तक, मतलब 7 वर्षों की जो परीक्षा है, इसमें यूपीएससी ने जो भी सवाल पूछे हैं एथिक्स वाले एरिया से, उन सबको मैं डिस्कस करूंगा और आप तक लेकर के आऊँगा, ताकि आपके लिखने की जो क्षमता है वो भी विकसित हो। बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन अगर हम लिखना अगर नहीं सीख पाते हैं अच्छे तरीके से, तो ये बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। तो राइटिंग प्रैक्टिसेस भी हमारे कोर्स में शामिल होगा। बेहतरीन नोट्स आपको दिए जाएंगे। मैं जो पीडीएफ में यहाँ पर बोर्ड पे लिखूंगा, ये भी सेव करके आपको दे दिया जाएगा ऐप पर। तो आप पूरे तरीके से निश्चिंत रहिए, कहीं आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। टॉपिक वाइज स्टार्ट करने से पहले हमें इसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कि इसका सिलेबस कैसा है, इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे प्रोसीड करेंगे। तो आज पहली क्लास है और एक स्ट्रैटेजी डिस्कशन से ही हम ये शुरू करने जा रहे हैं, एक रणनीतिक परिचर्चा कि हाउ टू प्रिपेयर जीएस पेपर 4, कैसे हम इसकी तैयारी करें। ठीक है, तो आप सब एकाग्रचित हो जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअल में यूपीएससी में जो पेपर ये है एथिक्स, है ना, जीएस पेपर 4 का, इसमें 3 महत्वपूर्ण एरिया है। एक बार हमने एक इनिशियल एक स्ट्रैटेजी की क्लासेस में आपको बता रखा है मैंने कि यूजुअली इसके 3 भाग हैं, है ना, और इसमें कुछ सैद्धांतिक पहलू भी है, मतलब इसमें सिद्धांत भी है, ठीक है। कुछ व्यवहारों से संबंधित विषय इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे इसमें मनोविज्ञान का भी अपना जो है विषय शामिल है। और तीसरा, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स हमें पढ़ना है, तो प्रशासन के संदर्भ में भी चीज़ें इसमें शामिल की गई, ठीक है, प्रशासन को भी इसमें रखा गया है, ठीक है। तो 3 तरह के पहलू इसमें शामिल हैं, इसी में सिलेबस हमारा है। मैंने आपको पिछले एक स्ट्रैटेजी, एक बहुत ही ब्रीफ स्ट्रैटेजी, एक परिचय ऐसा समझिए, उस क्लास में मैंने इसका सिलेबस आपको
दिखाया हुआ था, ठीक है, जिसमें सिद्धांत में दो पहलू आपको हमने बताया था, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, है ना, नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध, और एक और पहलू था मोरल थिंकर का, जिससे हम कुछ थ्योरेटिकल बात समझते हैं, थ्योरेटिकल बात की जानकारी हासिल करते हैं, सैद्धांतिक पहलू हम लेते हैं। जैसे कोई थिंकर से ही तो हम जानेंगे। सुकरात ने बताया कि भाई सद्गुण क्या होता है, इसकी क्या भूमिका है, नैतिकता के संदर्भ में ये किस तरीके से महत्वपूर्ण होता है, ये सुकरात ने बताया है। तो ये हमें तो बेसिकली इसी से जानकारी हासिल होगी। तो कहीं ना कहीं इसका ऐसी चीज़ों को सीखने के लिए हमें कुछ ना कुछ मोरल प्रिंसिपल्स या थ्योरिस्ट, इनका सहारा लेना ही पड़ता है। तो हमें ऐसी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। फिर इसमें हम मूल्यों की बात करते हैं, ठीक है। तो मूल्यों को विकसित करने में परिवार की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है, शैक्षणिक संस्थान किस तरीके से भूमिका संपादन करते हैं, ऐसी तमाम चीज़ों को हमने देखा है। और एग्जैक्टली जो है साइकोलॉजी का जो पार्ट है, इसमें दो पार्ट हमें पढ़ने हैं। एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि या भावनात्मक प्रज्ञता, और दूसरा जो है वो एटीट्यूड है, अभिवृत्ति है। इसका जो सबसे बड़ा एरिया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया से, क्योंकि सभी के जो अनुप्रयोगात्मक पहलू हैं, आपको पता है, आप जानते हैं कि जीएस पेपर 4 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो दो भाग में होंगे, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं। और जो नए बच्चे हैं वो इसको ध्यान रखें। एक तो होगा सेक्शन ए, ठीक है, दूसरा होगा सेक्शन बी, राइट। तो जो सेक्शन ए होगा, यहाँ से सैद्धांतिक पहलू पूछे जाएंगे, सिद्धांत, है ना, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स यहाँ सर पूछे जाएंगे। और यहाँ से इसके व्यवहारिक पहलू यानी केस अध्ययन, केस स्टडी आपको यहाँ से मिलेगी। केस स्टडी किस पर होगी? क्या ये केस स्टडी एक परिवार के लिए होगी, समाज के लिए होगी? नहीं, ये केस स्टडी किसके लिए होगी? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही होगी, प्रशासन के लिए ही होगी, ठीक है। मान लीजिए अगर आप सिलेबस देखेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक प्रज्ञता, तो हम लोग उसमें पढ़ते हैं कि इसकी संकल्पना क्या है, इसका अनुप्रयोग क्या है, फिर इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं वो कहाँ पे देखेंगे? प्रशासन में। एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, या एप्लीकेशन इन गवर्नेंस, ठीक है। मान लीजिए एंगर मैनेजमेंट, क्रोध प्रबंधन, तो क्रोध प्रबंधन का कोई केस अध्ययन होगा तो किसी अधिकारी के संदर्भ में पूछा जाएगा कि कोई हिंदू मुस्लिम राइट हो गया है, किसानों का आंदोलन है, विद्यार्थियों का आंदोलन है, और एक अधिकारी को, कोई पुलिस अधीक्षक है, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से में काम करेगा तो गोली मरवा देगा बिना समझे हुए, है ना। मैजिस्ट्रियल पावर अगर दिया गया है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसा करवा सकता है, लेकिन इस तरीके से चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। तो इसको सुधारने के लिए अधिकारियों में क्रोध को नियंत्रित करने का अप्रोच होना चाहिए, और एंगर मैनेजमेंट को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो केस स्टडी के पक्ष हमें इसमें अच्छे तरीके से रखने हैं, स्टार्ट करने हैं, ठीक है। इसमें 3 एरिया है जो हम लोग पढ़ते हैं, मैंने पिछले क्लास में बताया था। एक तो अभियोग्यता या अभिरुचि एवं सिविल सेवा का बुनियादी मूल्य, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। एक तो ये हमें देखना है, जिसमें इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी इत्यादि ऐसी चीज़ें पढ़नी, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, भेदभावहीनता, ऐसे चैप्टर इसमें एक यूनिट ये है। दूसरा यूनिट है प्रोबिटी इन गवर्नेंस, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, कि शासन व्यवस्था में लोगों का ट्रस्ट हम कैसे जीतें, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस किस तरीके से लाएं, ये हम यहाँ पर देखते हैं। और तीसरा जो पहलू है जो हम देखते हैं वो है कि जो शासन व्यवस्था है या लोक प्रशासन है उसमें नैतिकता कैसे लाएं, लोक प्रशासन का व्यवहारिक पक्ष, यानी जो आईएएस आईपीएस जो काम कर रहे हैं वहाँ पर कैसे हम लेकर के आएँ। तो यहाँ से केस स्टडी में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, और ये भी ध्यान रहे कि इसके सैद्धांतिक पहलू से, इत्तेफाक से, ये भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट एरिया है, लेकिन ये नहीं है कि इसको छोड़ना है, हम लोग यहीं से शुरू ही करेंगे। पहले थ्योरेटिकल बातें ही करेंगे, दार्शनिक बातें ही करेंगे, और एक एक थिंकर
है ना, वो सब कवर करेंगे। एक भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 100% क्वेश्चन हम लोग के एम्बिट में होगा। आप पूरे तरीके से सेफ हैंड में हैं, एकदम 100% आप इसको ले करके चलिए और आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने रणनीतिक चर्चा में बच्चों क्या क्या देखना है, एक तो क्या पढ़ना चाहिए। सिलेबस के बारे में मैंने एक पिछले वीडियो में जो कि 25-30 मिनट का है सिलेबस बताया है, आप अपने पास सिलेबस रखिएगा, ठीक है। और उसका मैं PDF भी अभी आपको दे दूंगा, सिलेबस का भी, है ना। आप उसको, आपको मैंने कहा है सिलेबस याद भी रखने के लिए, अगर आपको ध्यान में हो तो ये हमने बात कही है यहाँ। अभी हम एक एक छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे कि एथिक्स की तैयारी करने में एक नए बच्चे को क्या क्या करना चाहिए, उसे क्या समस्या आती है, उसे क्या करना क्या चाहिए, ऐसी तमाम बातों पर हम परिचर्चा यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके एक ब्रीफ में सिलेबस की हम बात कर लें, हालांकि मैं आपको दूंगा, उसके बाद हम आते हैं। पहला है सिलेबस, यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्वेश्चन बैंक की भी बात करेंगे। सिलेबस में ना कुल 7 यूनिट है, ठीक है, और वो है नीति शास्त्र एवं मानवीय सह संबंध। ठीक है, नीति शास्त्र एवं मानवीय सह संबंध, है ना, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एक तो ये है। दूसरा इसका पहलू है नैतिक चिंतक, नैतिक चिंतक, मोरल थिंकर्स। ठीक है, नैतिक चिंतक और मोरल थिंकर्स कहाँ के? मोरल थिंकर्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, भारत के और विश्व के। इनफैक्ट IAS के सिलेबस के साथ साथ ये RAS के सिलेबस में भी पढ़ना है। और यहीं से हम सिद्धांतों की बात करते हैं, इसका सैद्धांतिक पक्ष है। ठीक है, अब जो चीज़ें हमें देखनी हैं वो ये कि इसका कुछ जो व्यवहारिक पक्ष है उसमें 2 कंटेंट हमें पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, पहला जो है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक प्रज्ञता, भावनात्मक प्रज्ञता, इमोशनल इंटेलिजेंस। दूसरा है अभिवृत्ति, एटीट्यूड, ये पहला और दूसरा। और ये इसका व्यवहारिक पहलू है, जैसा कि हमने आपको बताया भी था। ठीक है, बिहेवियर का, ये थ्योरीज से रिलेटेड है ये दोनों। एक अलग कलर से इसको आपको हाईलाइट कर देते हैं। ये दोनों ही चैप्टर, यानी ये और ये, इसका जो लेना देना है ये सिद्धांत से। यहाँ से हम नैतिकता के कुछ सिद्धांत या थ्योरी की बात करते हैं। ठीक है, ये जो दोनों एरिया है, इमोशनल इंटेलिजेंस या संवेगात्मक बुद्धि तथा अभिवृत्ति, इसका जो संबंध है ये व्यवहार से, इसी से मनुष्य के आचरण का पता चलता है। बिहेवियरल पार्ट की बात हम यहाँ करते हैं। ठीक है, और फिर जो है तीसरा पहलू जो एक होगा इसमें, इसका प्रशासन से संबंधित, इसका प्रशासनिक पक्ष भी हमें मिलेगा, और जिसमें कुछ कुछ सिलेबस का पार्ट हमें पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है ये ध्यान में हम रखें अगर। ठीक है, तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है इसका, सिविल सेवा मूल्य, सिविल सेवा मूल्य, सिविल सर्विसेज वैल्यूज, है ना, जिसमें हम इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, ऐसी चीज़ों को देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा पक्ष है
लोक प्रशासन में नैतिकता, एक ये विषय है इसमें, ठीक है। और तीसरा पहलू जो इसका है वो है शासन व्यवस्था में ईमानदारी। हिंदी में यही शब्द इस्तेमाल किया गया है, हालांकि हमने आपको बताया भी था। और ईमानदारी शब्द का सही इंग्लिश जो है प्रोबिटी नहीं होता है, चलिए वो क्लैरिटी आगे होगा। प्रोबिटी इन गवर्नेंस, प्रोबिटी का मतलब है ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर टुवर्ड्स द सर्विस प्रोवाइडर, है ना। एक सेवा प्राप्त करने वाले ग्राहक या नागरिक का जो विश्वास है सेवा देने वाले के प्रति, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रोबिटी कहते हैं। तो ये पक्ष जो है ये अपने आप में प्रशासन से जुड़ा हुआ है, यही इसका सिलेबस है। मैं आपको फिर से यहाँ पर कहना चाहता हूँ, सिलेबस को कम से कम पहले जो बच्चे शुरू कर रहे हैं, जो नए हैं या पुराने, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 40 टाइम्स, 40 बार पढ़िए। इतना बार देखिए, है ना, कि आपको एकदम आत्मा तक चला जाए, सूक्ष्म शरीर तक जो है उसका समझबूझ हो जाए। क्योंकि सिलेबस और जो क्वेश्चन बैंक है यही हमारी दो आँखें, इसके बिना काम होता नहीं है। सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें लेना चाहिए, इस पे बहुत गौर फरमाइएगा, ठीक है। तो एक तो ये विभाजित हमने किया पाठ्यक्रम को, हम लोग 1 बाय 1 सिद्धांत से ही चलेंगे, थ्योरीज से ही आगे हम लोग बातचीत करेंगे। मैं एक नए विद्यार्थी के लिए आ रहा हूँ कि एक नए स्टूडेंट को, है ना, एक बिल्कुल नया विद्यार्थी जिसे जीएस पेपर 4 का तैयारी करना है, उसका सोच कैसा होना चाहिए, उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, उसे किन बातों पर बल देना चाहिए, तैयारी करने से पहले उसकी अर्हता या एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात हमने कर दी है, एक्सट्रीमली सॉरी, एक नया विद्यार्थी क्या करे। सबसे पहली बात हमने की है कि जो हमारा सिलेबस है या जो पाठ्यक्रम है ये एक तो याद कर लेना है। 40 बार हमने के लिए पढ़ने को कहा है, इसका सेंस यही है कि ये याद होना चाहिए, पाठ्यक्रम याद हो, ये जरूरी है। कहाँ पर क्या है, और मैंने तो उस पाठ्यक्रम को सिर्फ बताया नहीं है, उसको कैटेगरी वाइज बताया है कि कौन कौन सा थ्योरेटिकल है, कौन कौन सा मनुष्य के आचरण या व्यवहार से रिलेटेड है, जैसे एटीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, प्रशासनिक पक्ष उसका कौन कौन सा है। तो मतलब अगर हम कुछ लिखेंगे भी ना, निबंध भी लिखेंगे, ऐसे भी लिखेंगे, ये वहाँ पर भी बहुत हमें लाभदायक सिद्ध होगा, ठीक है, हमारे लिए। चूँकि ऐसे भी बहुत एब्स्ट्रैक्ट विषयों पर आते हैं, जैसे शासन व्यवस्था के संदर्भ में भी आते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट ऐसे भी आते हैं, जैसे साहस, जैसे एक बार आया था कि, है ना, कि जो फुर्तीला किंतु अनुशासित जो है वही विजयी होगा, ठीक है। साहस के बारे में, न्याय के बारे में, सद्गुण के बारे में, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर निबंध पूछे जाते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नेचर के चैप्टर हैं, ठीक है। तो एक तो पाठ्यक्रम हम याद रखें। ऐसे व्यक्ति में, चूंकि इसमें केस स्टडी पर लिखना है, विश्लेषण की क्षमता बहुत होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि किसी चीज को प्रस्तुत करने के लिए काल्पनिक क्षमता, ठीक है, इसका भी हमें विकास करना है, और ये मैं करवाऊंगा, ये हो जाएगा आपका थ्योरीज पढ़ते पढ़ते। काल्पनिक क्षमता क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको एथिक्स में ऐसी बहुत कुछ चीजें पढ़नी होती हैं जो अमूर्त हैं, जैसे आत्मा, अब ये आपको रोज भेंट नहीं हो रहा है, सद्गुण, वर्चू, ठीक है, शुभता इत्यादि। ये जो एरिया है ये कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त विषय है। अमूर्तता है तो हम इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, हम इसे
मतलब जो कोई हो नहीं, जैसे आप राष्ट्रपति पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री पढ़ते हैं, तो आप देख रहे होते हैं कि हाँ जी ये पद बना हुआ है, ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसा है ऐसा नहीं है। लेकिन एथिक्स में अब सद्गुण, तो आप सब कुछ क्या है, चीज़ें कल्पना में ही हो जाती है, अच्छा ऐसा होता होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। लेकिन बहुत जब डेप्थ में चले जाओगे तो एक समय के बाद ये होने भी लगेगा। ठीक है, जब आप बहुत अच्छे तरीके से कार्य करने लगेंगे, आप जब पढ़ने लगेंगे बहुत अच्छे से, थोड़ा 1-2 चैप्टर हो जाएगा, तो आपको सारी अमूर्तता हम मूर्तता के रूप में नजर आएगी, आपको बहुत आसान हो जाएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, किसी भी विषय की तुलना में, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, ये सब मैं ही पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ, बट उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको इसमें आएगा मार्क्स के हिसाब से। अगर देखोगे तो आप जो पढ़ोगे एग्ज़ाम में मिल जाएगा और आप बहुत अच्छे से उससे अंक ला पाएंगे। अब तक यही देखने को मिलता है। तो एक नए विद्यार्थी को बच्चों सबसे पहले क्या करना चाहिए ना, कि इस काल्पनिक क्षमता के विकास के लिए डायरी राइटिंग का हॉबी ले लेना चाहिए, है ना। मेक ए हॉबी ऑफ राइटिंग डायरीज, डायरी लेखन, ये आप शुरू कर दीजिए, डायरी लिखना शुरू कर दीजिए। और किसी न किसी अमूर्त विषय पर ही लिखे, जिसके लिए कुछ पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। मान लीजिए आप में से बहुत होंगे जो फर्स्ट ईयर के होंगे स्टूडेंट, सेकेंड ईयर के होंगे, ग्रेजुएशन अभी कर ही रहे होंगे, अभी उनको पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ना बाकी है। लेकिन साहस के लिए कौन सा पढ़ने का ज़रूरत है, न्याय के लिए कौन सा पढ़ने का ज़रूरत है, ऐसा जो आप देखते हो। आपके साथ ईर्ष्या का भाव बहुत लोग रखते होंगे, तो जेलसी के बारे में कौन सा पढ़ने का ज़रूरत है, एंगर के बारे में कौन सा ज़रूरत है। तो ये डायरी लेखन आप क्या करिए, स्टार्ट कर दीजिए अमूर्त विषय पर, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट विषय पर, है ना। मैं कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे उदाहरण के तौर पे आपको दे रहा हूँ कि आप उसमें काम कर सकते हैं। जैसे क्रोध, क्रोध करने से क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, रावण बहुत क्रोधी था तो उसका परिणाम क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर अकेलापन या अवसाद, ठीक है, अवसाद, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, ऐसे विषय, ईर्ष्या, साहस, है ना, साहस, करेज, ऐसे कुछ विषय लीजिए जिसके लिए कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और प्रतिदिन कोशिश करिए कि पर डे कुछ ना कुछ आप लिखें, प्रतिदिन के आधार पर आप लिखें, कम से कम 150 से 200 वर्ड्स आप जरूर लिखिए। आप अपने, है ना, समय का इस तरीके से एक निर्धारण कर लीजिए कि कोई भी सोते समय या जब भी दोपहर में आप जो बहुत कोई खास पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उस समय किसी विषय पर सोचिए। तो जब सोच करके 10-15 मिनट अगर आप लिखोगे ना, तो क्या होगा, आपके अंदर एक कॉग्निटिव स्किल बढ़ेगा, है ना, एक वैचारिक क्षमता आपकी बढ़ेगी, मनन मंथन करने की क्षमता बढ़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो कह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ वो ये कि हमारे स्टूडेंट्स में ये करने के लिए ना कॉग्निटिव स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस होता है, और आपको पढ़ाऊंगा मैं आगे। ठीक है, यानी कॉग्निटिव का मतलब है विचारधारा से, है ना, वैचारिक रूप से समझ बूझो, मनन मंथन करने की क्षमता, मनन मंथन करने की क्षमता कब आएगी, जब कोई विद्यार्थी उसकी काल्पनिक क्षमता बढ़े, सोचे, विचार करे। तो अब आत्मा के बारे में ध्यान लगाओ, ऐसा तो करना नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है कि डायरी लिखो, साहस के बारे में डायरी लिखो। और आपने जिसको भी सुना है, जिसको भी आप साहसी मानते हो, ठीक है, आप कोई फिल्म ही देखते हो, बाहुबली, उसमें भी देखते हो कि कोई हीरो है, बड़ा साहस दिखाता है, समाज में सबके ले करके चलता है, जो अनैतिक कर्म कर रहा है उसको दंड भी देने में चूकता नहीं है। तो साहस का प्रदर्शन जहाँ भी कोई कर रहा है, आप उसको देखिए, और इस तरीके से आप अच्छा कर सकते हैं, बेहतर आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, हमेशा आप, है ना, साहस
के अभ्यास को ध्यान में रखकर आप डायरी लिखिए, ठीक है, और खुद साहसी भी बनिए, है ना। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम कुछ इसकी क्षमता या एलिजिबिलिटी ले सकते हैं। अभी पूरी बात समाप्त नहीं हुई है, आगे बढ़ते हैं, मैं नए पेज पर आ जाता हूँ, ठीक है। मैं ये बात कर रहा था कि किसी भी नए विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। नए विद्यार्थी, है ना, अभी जैसे हमने यहाँ पर कुछ बताया कि उसमें क्या क्या क्षमता होनी चाहिए, उसको करना क्या चाहिए पहले शुरू करने के लिए। तो एक है कि पाठ्यक्रम उसको याद हो, उसमें काल्पनिक क्षमता बढ़े, मनन मंथन करने का संबल बने, ये क्या है, राइटिंग डायरीज करके अंदर की आवाज़ डीइन्वेलप करने की क्षमता उसमें हो पाए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक अच्छे प्रेक्षक की भूमिका निभानी, ऑब्जर्वर, प्रेक्षक, ठीक है। अब से आप कोई पैसिव स्पेक्टेटर नहीं हैं, आप एक ऑब्जर्वर हैं, एक सिंसियर स्पेक्टेटर हैं। दो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं लाइफ में, है ना, क्या क्या, पैसिव, स्पेक्टेटर, ठीक है। मतलब यूं ही कुछ घटना हो रही है, हम देख रहे हैं, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, मान लिया। एक तो ये है जो आम आदमी का है, जैसे क्या है, रेप हो रहा है ना, मर्डर दिखाई दे रहा है, अनैतिक कर्म हमें समाज में दिख रहे हैं, अनैतिक कर्म इत्यादि, और हम लोग क्या है, उसको देखते चले जाते हैं, यूं ही देखते रहते हैं, ठीक है। तो ये तमाम बातें हमारे घटनाक्रम में हो रही हैं। बहुत सारे लोग अखबार पढ़ते हैं, रेप, मर्डर, ऐसा हुआ वैसा, उनको कुछ भी नहीं होता है। सो दे आर पैसिव स्पेक्टेटर, निष्क्रिय या मूक दर्शक, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कि मूक दर्शक हैं। तो अब आप मूक दर्शक नहीं रहे, अब आप अगर प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कहा है कि आप बच्चे नहीं हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप सभी जो लोक सेवा में जाना चाहते हैं, आप सभी अच्छे लोग हैं, एसेट्स हैं, बड़े लोग हैं, ठीक है। तो इनको क्या करना चाहिए, इस स्तर पर जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो ये ध्यान रखना चाहिए कि अब आप मूक दर्शक होकर के काम नहीं कर सकते, ठीक है। आप इससे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले होंगे। तो आप क्या करेंगे, अब आपको ऑब्जर्वर बनना है, प्रेक्षक बनना है। तो आप हो जाएंगे एक्टिव, पैसिव नहीं रहेंगे, एक्टिव स्पेक्टेटर। एक्टिव स्पेक्टेटर प्लस एनालिस्ट भी आप होंगे, है ना। तो पहले स्पेक्टेटर बनेंगे, एक्टिव तभी होगा। तो मूक दर्शक नहीं बनेंगे, यहां पे क्या है, सक्रिय, दर्शक बनेंगे। जैसे सिलेबस में एक चैप्टर है कि लेसन्स फ्रॉम लाइफ्स, ठीक है, जीवन से जो हमें शिक्षा मिलती है, जीवन से प्राप्त शिक्षा। तो जीवन के जो अनुभव हैं हमारे, उससे भी तो हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है ना, उनके बारे में करना है। अब जैसे आपके जीवन में जो घटनाक्रम हो रहा है, इसलिए हमने कहा कि आपको एक ऑब्जर्वर बनना है। जैसे आपका किसी ने दिल तोड़ दिया, किसी ने आपको कोई कमिटमेंट किया, पूरा नहीं किया, आपका मजाक बनाया गया, आपको बहुत तारीफ मिला, तो जो भी आप सीखते हो, ठीक है, कोई व्यक्ति, कोई मित्र आपका थोड़ा सा सक्सेस पा गया, तो किस तरीके से उसने अपना आचरण बदल लिया आपके प्रति, या जो भी आपके अनुभव हैं, जीवन के अनुभव, मैंने कहा एक्टिव स्पेक्टेटर बन के, सक्रिय दर्शक बन के उनको देखना है और इसका प्रेक्षण करना है, यानी विश्लेषण करना है कि ये बात होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और जब आप ये विश्लेषण करेंगे ना, तो आप क्या है, लेसन्स फ्रॉम लाइफ्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेसन्स फ्रॉम जीवन से प्राप्त शिक्षा आप ग्रहण कर पाएंगे कि भाई मनुष्य अहंकारी हो जाता है पैसा होने पर ना, मतलब पैसे में कुछ ऐसी चीजें ही हैं, जब तक पैसा नहीं हो अहंकार बहुत नहीं आता है, लेकिन अगर थोड़ा धनी हो जाए तो फिर वो बोलने लगता है, उससे कोई बचा नहीं है अहंकार से।
कोई बचा नहीं, ये आप सीख लोगे। अगर आप एक्टिव स्पेक्टेटर हो तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब विश्लेषण करेंगे, लेसन्स आपको मिलेंगे, तो ऐसे कुछ जो उदाहरण आपके मिलते हैं आपको, या कोई प्रसंग आपको मिल जाता है, ठीक है, कोई घटनाक्रम आपको मिलता है, ये सभी आपके लिए क्या है, कंटेंट है। और इन सब का प्रयोग आप केस स्टडी में कर पाओगे, इन सब का प्रयोग आप निबंध में कर पाओगे। तो इन सब पे क्या करो, जो भी आप प्रेक्षण से आपको मिलता है, इसको डायरी में लिखा करो। डायरी आपको इसके लिए बनानी है। आपने साहस का एक चैप्टर लिखा, अपने डायरी में तो लिखा ही, जीवन के अनुभव भी जो आपने देखे उसको भी आपने लिखा, कुछ उदाहरण डाल दिया। कोई साहसी व्यक्ति, कोई पॉलिटिशियन, कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर, कोई ऐसा चीज़ आपको मिलता है तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको साहस पे एक कहानी बताता हूँ। क्या हुआ कि धीरू भाई अंबानी का ग्रोथ बहुत था। तो कैसे इतना ग्रोथ हुआ, देखिए एंटरप्रेन्योर शब्द जो है इसी से आता है। एक बार बड़ा चक्रवात तूफान हुआ, तो जितने जो गुजरात में पेट्रोलियम के उन्होंने काम शुरू किए थे, उसमें पूरे कीचड़ और वो सब आके पूरा प्लांट ख़त्म हो गया एक दिन। और ऐसा हुआ कि लगा कि अब रिलायंस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो उनके बेटे थे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये सब ये कहने लगे कि चलिए पापा क्या है, अब जो ख़त्म हो गया तो हो गया, जितना जो भी एसेट्स है, अब जो पैसा है, सीए से बात करिए, जो लायबिलिटी निकाल करके जो बचता है उसमें भी हम लोग का जीवन बहुत अच्छे से चल सकता है, ठीक है। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने क्या किया, ये देखिए, ये कहाँ से लाओगे, ये है ना, ये इसको कहते हैं कि भाई गड्स। उन्होंने अपने सीए को बुलाया और बोला कितना पैसा है, कितना एसेट, सबको बेचो। और क्या है, कोई भी हमारा शेयर धारक निराश नहीं होना चाहिए, किसी को ये लगना नहीं चाहिए कि रिलायंस डूब गया, ख़त्म हो गया। इतने क्राइसिस में धीरू भाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को कहा कि गुजरात जाओ अभी का अभी, सिर्फ 15 दिन मैं देता हूँ, सारे कचरे ये वो निकाल के प्लांट फिर से रिस्टार्ट करना है, सब कुछ फिर से रिस्टार्ट करना है। एक दिन में 50 करोड़ रुपए खर्च करना है, 1 करोड़ भी कम खर्च करोगे मैं निकाल दूंगा, हटा दूंगा इस प्रोजेक्ट से। क्या कर पाओगे 50 करोड़ खर्च? मुकेश अंबानी को अब बड़ा अजीब सा ये बात लगा उनको कि जब इतना क्राइसिस है, जब पैसा ही नहीं है, जब अब घर चलाने वाली बात हो रही है, अस्तित्व की बात हो रही है, उस समय एक व्यक्ति कहता है कि 50 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर एक दिन करना है। और मुंबई में सबसे बड़ा लैंड, सबसे बड़ी भूमि जो है वो ली गई और वहाँ पर रिलायंस का कार्यालय बनाया गया, प्रोडक्शन शुरू हो गया। और जो भी शेयर धारक थे, शेयर नीचे जाने के बाद भी उनको 3 गुना पैसा दिया। जो भी उनका मैच्योरिटी हो रहा था, जो उनका रिटर्न उनको मिलना चाहिए था, लाभांश, उसके 3 गुने पैसे, है ना, ये देना शुरू किए। अब आप सोच सकते हैं कि इससे क्या हुआ होगा। इसके लिए बहुत फिलॉसफी चाहिए। देखिए, प्रॉपर्टी या पैसा किसी का नहीं है, ये सब समझ बूझ होगा, प्रकृति का है। और तब उन्होंने इस तरह से काम किया। बस आज जो उन्होंने शुरू किया था वहीं पर रिलायंस का हेडक्वार्टर है। लोग सोचने लगे कि अरे ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बदल गया। 15 दिन में सोच बदल गया कि ना, रिलायंस, भरोसा, इसमें भरोसा किया जा सकता है। कोई शेयर धारक नहीं भागा और शेयर खरीदे जाने लगे। लगा कि अरे तो ऑफिस बना रहा है, इतना सब कुछ अच्छा है, फटाफट इन्वेस्टमेंट आ गए। आज देखिए रिलायंस कहाँ है। उसी का परिणाम है कि मुकेश अंबानी आज जो है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। तो कंपनी का ग्रोथ धीरू भाई अंबानी के समय में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि साहसी व्यक्ति थे। साहस क्या होता है वो उसका एक उदाहरण अपने आप में। तो ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं आप या कहीं फिल्मों से देखते हैं तो उसको तुरंत डायरी में लिखिए। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं 2 जगह। केस स्टडी में हो सकता है ये लिखते समय, निबंध में हो सकता है, अमूर्त निबंध जब पूछे जाते हैं वहाँ पर इसकी तैयारी हो सकती है। ये अपने आप में बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है, इसका ख्याल रखना चाहिए, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, क्लियर है? तो एक नए विद्यार्थी को क्या क्या उसमें क्षमता होनी चाहिए ये पढ़ने के लिए हमने बताया है। इसमें राइटिंग डायरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो भी आप देखते हो, फिल्में देखते हो, आप रेडियो से सुनते हो, प्रेक्षण करो।
आपके लाइफ में घटनाक्रम हो रही है, ऑब्जर्वर बनो, उस पर एनालिसिस करो और उस पर डायरी लिखो और अपना काम शुरू करो। ये आपको बड़ा लाभ पहुंचाएगा, इससे बहुत फ़ायदे आपके होंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हम रणनीति पर बात करेंगे कि कैसे इस सिलेबस को क्रैक करें, कैसे इसको पढ़ें, ठीक है। तो सिलेबस को सिर्फ मैंने याद करने को कहा, सिलेबस के बारे में कुछ अपने तरफ से कुछ रिसर्च भी करना है। वो कैसे होगा, हमारे क्लास के साथ साथ ही वो चलेगा, वो एक प्रक्रिया मैं बताऊंगा। इससे पहले बहुत होता है ना कि हम क्या पढ़ें क्या। कई बच्चे चिंता में रहते हैं कि हम इसके लिए पढ़ना क्या चाहिए, क्या पढ़ें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसके लिए कम पढ़ना है भाई, कम पढ़ना, और अधिक लिखना, अधिक लेखन, ठीक है, और मनन मंथन, ये आपको यहाँ काम आने वाला है, ठीक है। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस आपको काम आने वाला है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ यार, कंप्लीट आपको इस कोर्स से चीज़ मिलेगा। जो नोट्स यहाँ से दिए जाएंगे यही आपको पढ़ने हैं, जो आपको पीडीएफ मिलेंगे ये आपको करना है। क्लास को करते समय आप क्या करेंगे कि इस क्लास को करते समय पॉइंट फॉर्म में नोट्स बनाएंगे, पॉइंट फॉर्म में नोट्स बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, इसको सिनॉप्सिस कहते हैं। क्यों ऐसा करेंगे, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाए। ये रिवीजन के पर्पस से काम करना है ना। रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, रिवीजन नहीं होगा तो आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते। रिवीजन मस्ट है। आपको जो भी, देखिए 3 भाग में बांट लीजिए, नया चीज़ पढ़ना, ठीक है, नोट्स बनाना और रिवाइज करना, 3 ही काम आपको करना है और लगातार होगा। तो हमारे क्लास को आप आधार मान सकते हैं, इससे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद क्या क्या हम पढ़ें, तो हम पढ़ें नहीं, प्रेक्षण पे ध्यान दें, ठीक है। प्रेक्षण, ऑब्जर्वर के रूप में हम काम करें, ठीक है। जैसे हम फिल्म देखते हैं तो यहाँ से कुछ डायरीज ले लें। हम रेडियो से, संचार के जो भी साधन हैं हमारे पास, ठीक है, या फिर इंटरनेट, जो भी हमारे पास संचार के साधन हैं, इन सभी साधनों का, ठीक है, हम उपयोग करें। अब ऐसा नहीं है कि इनका उपयोग नहीं होगा, ये सब करते रहते हो आप, तो आपको इसका फ़ायदा भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो, मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना कि हमें किताब पढ़ना ही है, तो एक NCERT है 11th क्लास की, आप वो पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी की, क्लास 11th क्लास की NCERT है, आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो। और ये जो है मनोविज्ञान की है, साइकोलॉजी की, ठीक है। और इसके बाद भी मन करे कि कोई बुक भी पढ़ना है, तो किताब महल से हमारी एक बुक आती है, लेकिन मैंने कहा नहीं है आपको, मैं मना कर रहा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्लास करिए, वीडियो देखिए अच्छे से, डाउट क्लैरिटी सेशन हम लोग खुद रखेंगे, इसी से हमारा काम हो जाएगा। तो इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत है, या कोई पहले से 6ठा से 12वां तक का NCERT पढ़ ले तब ज्योग्राफी समझ आएगा। तो कुल मिलाकर के कोई बहुत तनाव का विषय यहाँ पर नहीं है, फिर भी आपको इस तरीके से कार्य करना चाहिए, ठीक है। अब जो सिलेबस हम करेंगे, जो मैं पहला टॉपिक उठाने जा रहा हूँ, उस टॉपिक को मैं थोड़ा ब्रेक करूँगा। सिलेबस याद करने वाली बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, उसको ध्यान में रखते हुए, हाँ, एथिक्स एंड ह्यूमन
इंटरफेस, ये पहला चैप्टर होगा, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है, नैतिकता एवं मानवीय सहसंबंध, नैतिकता या नीति शास्त्र लिख दीजिए, इस पे भी बात होगी। नीति शास्त्र एवं मानवीय सह संबंध, ये पहला यूनिट है। हम लोग यहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट यहीं से होगा। इस पूरे यूनिट में ये पहला यूनिट है। आपको पहले ही हमने बता दिया कि ये सिद्धांत वाला पहलू होगा, सिद्धांत या सामान्य संकल्पना, कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे होंगे। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है? एक तो सिलेबस की भाषा होती है, सिलेबस का अपना पाठ्यक्रम होता है। सिलेबस अनडिफाइंड भी है, कुछ चीज़ें उसमें अंतर्निहित भी है। तो हम क्या क्या इसमें पढ़ने जा रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, वो तमाम बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर चूंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये भी हमारे एक तरीके से स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है। जब हमें ट्रैक पता नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है, तब तक हम काम नहीं कर सकते हैं, तब तक बहुत सही तरीके से तैयारी करना संभव नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी चाहिए हमें, वो क्या है, उस पर थोड़ा सा देखेंगे। एक तो एथिक्स एज ए कॉन्सेप्ट, एथिक्स के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, इसकी संकल्पना क्या है, इसको कैसे परिभाषित करते हैं, परिभाषा। ठीक है, मतलब ऐसा हम क्या समझ लें, पकड़ लें जो इसका सार तत्व हो, एसेंस ऑफ एथिक्स। सार तत्व क्या है, मतलब कौन सी चीज है जो जान जाएं तो हमें ये पता चले कि इसका एसेंस क्या है। नैतिकता के आयाम क्या है, इसके डायमेंशंस क्या क्या है, आयाम, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, ये भी हमें पढ़ने हैं। इतना ही नहीं, नैतिकता के निर्धारक तत्व कौन से हैं, क्या कानून है, क्या अंतरात्मा है, क्या ईश्वर है, इत्यादि इत्यादि। इसके निर्धारक तत्व, निर्धारक तत्व। ठीक है, ये पहले एक जनरल कॉन्सेप्शन है जो हमें देखना है। ठीक है, मीनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स, एसेंस ऑफ एथिक्स, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, यहाँ से ही हम पहले शुरू करेंगे। तो ये करने से हमारे अंदर एक एथिक्स के बारे में एक जनरल कॉन्सेप्शन शुरू हो जाएगा। हाँ, और सबसे पहले तो इस अर्थ के ही दो तरीके से देखना चाहिए। हमने एक पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पर भी आगे बात करेंगे अच्छे तरीके से। तो एक तो सबसे पहले हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट देखेंगे एथिक्स के, जो आपको अभी दिखाया हमने। दूसरा, दो शब्द हम प्रयोग करते हैं, एथिक्स है ना, एंड मोरालिटी। तो क्या ये दोनों एक ही है क्या? सामान्य शब्दों में, है ना, हम लोग दोनों को यूज करते हैं, है ना। वी ऑफन यूज बोथ द टर्म इंटरचेंजेबली कॉल्ड एथिक्स एंड मोरालिटी, बट ethics is not synonymous of the morality. It is likely to be close to be a morality but not the synonymous. ये कोई समानार्थी नहीं है, नज़दीक जरूर है। जब हम ये शब्द प्रयोग करते हैं एथिक्स, ये यूनानी भाषा के एथिका या इथोस से लिया गया है, और ये हम करते हैं मोरालिटी, तो ये जो है ये भी यूनानी भाषा के मोरेस से लिया गया है। इन दोनों के बीच के हमने दो चीज़ सीखनी है जो बहुत ज़रूरी है, और इसका इस्तेमाल बहुत करना है। और इसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल फेलियर होता है, बहुत लोग वीडियो में भी, हाँ, कुछ शिक्षक इसको गलत सलत तरीके से बताए हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट ही इसका हिल जाएगा। इन दोनों में हमें अंतर को सीखना है और इन दोनों के बीच के संबंध को भी जानना है।
यानी क्या बना, हमें इसके अंतर संबंध को जानना है ना। इंटर कनेक्टिविटी, डिफरेंसेस भी जानना है और रिलेशनशिप भी जानना है। इंटर रिलेशनशिप इनके बीच में क्या है ये भी हमें सीखना है, इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से इवन RAS में भी सवाल आएगा 50 शब्द में लिखने के लिए। ये जो है केस स्टडी के रूप में बड़ा काम आएगा, ये अंडरस्टैंडिंग है ना, ये भी हमें सीखना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे सिलेबस का पार्ट बनेगा वो होगा अप्लाइड एथिक्स के कुछ मुद्दे जो सिलेबस में लिखे हुए नहीं हैं लेकिन वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ ताकि आपको पहले ये पता चले कि मेरा रास्ता क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। फिर इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें एक एक करके हम लोग काम शुरू कर देंगे। अप्लाइड एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स के इश्यूज बहुत सारे हैं जिन पे सवाल पूछे जाते हैं। ये क्या है, प्रयोगात्मक नीति शास्त्र। प्रयोगात्मक नीति शास्त्र, इसके मुद्दे हमें पढ़ने। ये कहाँ से आ गया अप्लाइड एथिक्स, तो पीछे जा कर के अगर देखेंगे तो अभी मैं एक बात कह रहा था यहाँ पर, आयाम, डायमेंशन ऑफ एथिक्स। आयाम को पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में और भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में जब हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो कुछ आधार हमें मिलते हैं। नॉर्मेटिव एथिक्स है ना, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, उसके बाद मेटा एथिक्स और उसके बाद अप्लाइड एथिक्स। तो ये इसी का पार्ट है। ठीक है, पढ़ेंगे, आगे बात होगा। अभी पहले जान ले कि इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हम लोग अपने कोर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको भी थोड़ा माइंड क्लियर रहेगा इसका। जैसे सबसे पहले यूथेनेसिया है ना, इच्छा मृत्यु का चैप्टर एक होगा, इम्पॉर्टेंट है, अभी यहाँ से सवाल नहीं आया है। इच्छा मृत्यु, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना वर्डिक्ट दिया है 2018 में, इम्पॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया है, तो दोनों के लिए ही अच्छा है। खास करके मैं आपको बोलूँगा कि केस स्टडी इस पर आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग दोनों ही आधारों पर देखेंगे। उसके बाद भ्रूण हत्या है ना, तीसरा हो जाएगा हमारा लिंग भेद। ठीक है, चौथा चैप्टर हो जाएगा मानवीय समानता। ठीक है, जैसे काले गोरे की समस्या, जैसे रंग भेद टाइप की चीज़ें भी हो जाएंगी। ह्यूमन बींग्स के आधार पे जो अंतर हम करते हैं ना, जैसे रंग भेद, हालांकि हमारे यहाँ नहीं है, अमेरिका में हमारे यहाँ से ज़्यादा ये सब पाया जाता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में ये सब था। ठीक है, पांचवा इसमें जो है, जैसे कोरोना पेंडेमिक के संदर्भ में मेडिकल एथिक्स की हम बात करेंगे। मेडिकल एथिक्स, ठीक है, कोरोना पेंडेमिक, कोरोना महामारी के संदर्भ में ये भी हमें देखने को मिलेगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद है ना एनवायरमेंटल एथिक्स, पर्यावरण, ठीक है। तो ऐसे मुद्दे हम लोग लेंगे। इसमें मॉब लिंचिंग भी शामिल होगा, मॉब लिंचिंग, और कुछ कुछ जैसे जो अगर मान लीजिए कोर्स करते समय अगर कुछ रेलेवेंट होगा तो और भी चीज़ें हम लोग इसमें ले लेंगे। तो मैं एटसेट्रा लिख देता हूँ। ये एक भी चैप्टर सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, ये ध्यान रखिए, बट यहाँ से प्रश्न
पूछे जाएंगे, आएंगे। तो इसलिए हमारा पाठ्यक्रम पहले क्लियर हो कि हमें पढ़ना क्या है, हमें किस रास्ते से जाना है, कहाँ से बाएं मुड़ना है। नेविगेशन तो सेट कर लें पहले कि सही ट्रैक पे हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये हमें क्लैरिटी होना चाहिए। तो इस तरीके से अप्लाइड एथिक्स के कुछ इश्यूज भी हैं जो हम लोग करने जा रहे हैं। इसके बाद हमें इसमें ह्यूमन वैल्यूज़, जो पहला यूनिट है ना, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जो हमने देखा, नैतिकता के सामान्य कॉन्सेप्ट, उसके बाद अप्लाइड एथिक्स के मुद्दे, और जो उसका तीसरा पार्ट होगा वो होगा ह्यूमन वैल्यूज़, मानवीय मूल्य। ठीक है, मानवीय मूल्य का एक चैप्टर होगा। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत कम लिखा हुआ है। सिलेबस में कुछ बातें ऐसी लिखी हैं, सिलेबस में सिर्फ ये लिखा है कि मूल्यों को अपनाने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थान की भूमिका। ठीक है, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द इनकलकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। ठीक है, लेकिन हमें डिटेल से जाना है। इसकी संकल्पना हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, हमें ये देखना है कि मानक क्या है और मूल्य क्या है, इन सब में अंतर को हमें समझना है। इस पर भी बात करेंगे। क्या जो मूल्य होते हैं ये सार्वभौमिक ही होते हैं या मूल्यों में कुछ परिवर्तन भी होता है? सार्वभौमिक यानी मूल्य कुछ फिक्स टाइप के होते हैं, सभी जाति, धर्म, प्रजाति, रंग, त्वचा, क्षेत्र, भाषा, निर्जातीय समुदाय में लागू करने लायक होते हैं, या इसमें कुछ परिवर्तन भी होता है? हमें इस बात पे गौर फरमाना है। तो कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं, हाँ, जैसे ट्रुथ, नॉन वायलेंस, है ना, ट्रुथफुलनेस, सच्चाई, हाँ, या सत्य पर चलना, ये एक मूल्य है। उसके बाद है नॉन वायलेंस, अहिंसा। ठीक है, ये एक दूसरा मूल्य है। और जो तीसरा है दैट इज लव। लव के ये मतलब नहीं जो दो इंडिविजुअल में होता है, इसका मतलब वैश्विक भाईचारा, हार्मनी। ठीक है, परस्पर लगाव, अपनापन, बिलोंगिंगनेस, टुगेदरनेस, कोहिसिवनेस, ऐसी चीज़ें इसमें हैं। इसमें और भी पहलू शामिल होते हैं, जैसे पीस, शांति, इसका मतलब है वैश्विक शांति। ठीक है, और नेक्स्ट एक हो जाएगा, एक शब्द हम यूज करते हैं, राइटियसनेस। RIGSTOUSNESS, है ना, या मैं फिर से लिख देता हूं इसको अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं यहां से। यहाँ स्पेस ही बहुत कम है, 1 मिनट। राइटियसनेस मतलब राइट कंडक्ट, सही कर्म। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कर्तव्य धर्म। तो आप देखोगे कि ये कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, ये सभी धर्मों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, सब में। ठीक है, जुडाइज्म और ब्ला ब्ला, हर जगह ये देखने को मिलता है। तो क्या मूल्य सार्वभौमिक ही होते हैं या मूल्यों के स्तर पर कुछ परिवर्तन भी होता है, इसमें चेंजेस भी होते हैं क्या, ये भी हमें पढ़ना है। और उसके बाद मूल्य को अपनाने में, मूल्य के इसका विकास कैसे होगा,
तो इसके विकास में 3 चैप्टर हमें पढ़ने हैं और इसमें ध्यान रखिएगा, परिवार की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है, शिक्षा की भूमिका नहीं पूछा जाएगा। जो भी समाजशास्त्र के लोग हैं या सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं वो शिक्षा की भूमिका पढ़ाते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ना कभी आएगा, वो सिलेबस ही नहीं देख रहे हैं ठीक से, समझ गए। यहाँ पर क्या है, शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, ठीक है, इसकी क्या भूमिका है। तो इस 3 में से ये जो शैक्षणिक संस्थान वाला पहलू है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से केस स्टडी पूछने की संभावना अधिक हो जाएगी, केस अध्ययन यहाँ से अधिक पूछा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रहे। केसेस पूछने की प्रोबेबिलिटी यहाँ बढ़ जाती है ना। केस अध्ययन यहाँ से अधिक आएंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होगा कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप चलाते हैं तो एज ए मैनेजर देखिए, ठीक है, एक प्रिंसिपल के रूप में, एक प्रशासक के रूप में आपको उसे किस तरीके से लेना चाहिए, किस तरीके से विद्यार्थियों में मूल्यों का विकास होगा, मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, स्टाफ कैसे काम करें, क्लासेस कैसे हों, है ना, शिक्षकों की भूमिका क्या हो, ऐसी तमाम बातों पर जो मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा यहाँ पर केस स्टडी हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से ह्यूमन वैल्यूज़ का एक चैप्टर काफ़ी बड़े तरीके से हम लोग देखेंगे और जानेंगे। इसी यूनिट में यानी एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस वाले यूनिट में नैतिकता एवं मानवीय सहसंबंध वाले जो चैप्टर है, इसमें एक चैप्टर है एथिक्स इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एथिक्स इन पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप, ठीक है, एथिक्स इन पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप, ठीक है, लोक निजी संबंधों में नैतिकता, लोक निजी संबंधों में नैतिकता, ठीक है। तो इसमें भी बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, ये ध्यान दीजिएगा। कई थोड़े फिलॉसफी के बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो कुछ ऐसा समझते हैं, ऐसा पढ़ा देते हैं जो गलत है पूरे तरीके से, कि एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से क्या है, कैसा है, और उसी व्यक्ति का जो लोक जीवन है, इनके बीच के संबंध वो बता देते हैं। लेकिन पता है आपको क्वेश्चन क्या है, इसका रिलेशनशिप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से है। इसमें क्या आएगा तो मुद्दे आएंगे, ये नहीं पता है लोगों को, इसीलिए मैंने ये बताया, ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बीच के, इसमें अगर प्रश्न होगा तो किससे आएगा, ठेकेदार से होगा, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अब मान लीजिए लोक निर्माण विभाग ने किसी ठेकेदार को कुछ दे दिया, ठीक है, अब उसने पुल बनाया, गार्डर गिर गया, आप देखना क्वेश्चन, देखना क्वेश्चन आया हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्टर कैसा होना चाहिए, क्या गलती करता है, क्या नहीं करता है, ठेकेदार पर सवाल आएगा। और पढ़ क्या रहे हैं, आत्मा परमात्मा भूत प्रेत ब्ला ब्ला ब्ला, इसीलिए यही सब होता है। इसलिए कभी भी स्पष्टता से समझे बिना, जाने बिना कभी भी, है ना, चीज़ों को प्रोसीड नहीं करना चाहिए। और आप यहाँ पे बहुत कमांडिंग स्टेट से जान पाएंगे। ठेकेदार के संदर्भ में, पीआर कंपनी के संदर्भ में होगा, या कॉरपोरेट लॉबिस्ट, जैसे आप 2G स्पेक्ट्रम का केस जानते हैं, नीरा राडिया जी की कंपनी थी, तो पीआर के, पब्लिक रिलेशन, लोक संबंध करने वाली जो कंपनी होती है, इनके जो संबंध ये बनाते हैं मंत्रियों से और किसी प्राइवेट प्लेयर से, हो सकता है रतन टाटा ने कुछ हायर किया हो, मुकेश अंबानी ने हायर किया हो, किसी मंत्री के साथ को टाई अप करके अगर कुछ इधर उधर हो जाता है तो वो उसके नैतिकता के मुद्दे क्या हैं वो देखना होगा। इसमें मिनिस्ट्रीज़ की भूमिका आएगी, मंत्रालय है ना, वो कैसे काम करता है किसी भी निजी मामले में, प्रोक्यूरमेंट कैसे करता है, खरीदारी, ठेकेदारी, सेल, परचेज, ये सब कैसे करता है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मिनिस्ट्रीज़ की भूमिकाएं हम देखेंगे। लॉ
कानून का जो पक्ष है वो देखेंगे। जैसे भारत में रिश्वत की परिभाषा जो है, एक तरफ लोक हाथ, एक तरफ निजी हाथ, इनके बीच लेन देन होगा तभी उसको रिश्वत कहते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट हाथों में, दो निजी हाथों में भी पैसे का लेन देन हो जाता है, उसे रिश्वत कहने के लिए कोई कानूनी हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास कानूनी आधार ही अच्छा नहीं है तो लोक निजी संबंध कैसे होंगे? दो कंपनियां आपस में पैसे ले लें और धीरे धीरे गवर्नमेंट के एजेंसियों को देते रहें, सरकारी नौकर को, मंत्रियों को, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसे कैसे परिभाषित करें, वो सब नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली ये चैप्टर जो है, इसको कनेक्ट करके भ्रष्टाचार वाले चैप्टर से भी देखना चाहिए। जो हमें पढ़ना कहाँ है, ये चैप्टर कहाँ है? प्रोबिटी इन गवर्नेंस में है। ये है शासन व्यवस्था में ईमानदारी, है ना। प्रोबिटी इन गवर्नेंस, शासन व्यवस्था में ईमानदारी। तो कायदे से बच्चों ये टॉपिक जो है, इसको हम लोग केस के लिए तैयार करें, केस स्टडी। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा ना, तो भ्रष्टाचार से जोड़कर आएगा, आत्मा परमात्मा नहीं आएगा। ये जो दर्शन शास्त्र के लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये सब नहीं आएगा, ना आया है। बात समझ में आई? तो ये एक ब्रीफ एनालिसिस था, जो पहला यूनिट जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपने यहाँ देखे, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का। ठीक है, तो अभी बच्चों इतना ही है, और आगे अब हम एक टॉपिक लेकर आ जाएंगे। इसका पहला चैप्टर यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। आपको जो जो मैंने काम दिया, क्या क्या काम दिया, सिलेबस याद करने का, डायरी लिखने का, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस बढ़ाने का, काल्पनिक क्षमता को बढ़ाने का, प्रेक्षण के रूप में, एक ऑब्जर्वर के रूप में काम करने का, ये आप काम शुरू कर दो। मैं पूरे तरीके से सारे सिलेबस को डेप्थ में करूँगा, क्वेश्चन आंसर पूरा डिस्कस करूँगा, आपको एक रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं होगा। यू आर इन सेफ हैंड। और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगले वीडियो में एथिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, वहाँ से हम लोग बातें शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।